रेणुका शिंदे, सीमा गवित, अंजना बाई, ये 3 नाम हैं जो शायद समय की धूल में कहीं उड़ गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स में, पुराने अखबारों में और बरसों पुरानी न्यूज़ क्लिप्स में ये 3 नाम कहीं न कहीं आज भी जिंदा है और गूंज रहे हैं। आम जनता शायद इन 3 नामों को भूल गई हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ये 3 नाम सुनते हैं तो उन्हें याद आती हैं चीखें, बच्चों की बिलखती हुई सूरत और उनके गाल पर जलन मचाते हुए आंसू। जब आप बहुत रोते हैं तो आंसुओं का नमक गाल को जलाने लगता है। कहीं सुना था कि ये जलन इस बात का इशारा होता है कि अब आपका रोना आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो इन 3 नामों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को दी थी। क्या थी ये पूरी कहानी जिसने कई बच्चों के अपहरण और इन सनसनीखेज हत्याओं की श्रृंखला ने कोल्हापुर और आसपास के इलाकों को कई वर्षों तक आतंकित कर दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वैसे तो इस केस का फैसला काफी पहले हो चुका था, लेकिन इंसाफ आना अब भी बाकी था। मुंबई उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 80 का दौर था। मुंबई की सड़कें उस समय भी लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते और जिनके सपने पूरे नहीं होते वो अक्सर जुर्म की गलियों में घूमते नजर आते हैं। एक दिन बरसोबा पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपनी शिकायत लिखवाने आया। उसने पुलिस को बताया कि वह ट्रेन से जा रहा था, उसको बरसोबा के पास कुछ काम था। स्टेशन पर एक औरत उसके पास आई और बोली कि वह भूखी है। काफी उम्रदराज औरत थी, तो मैंने सोचा कि शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, बुढ़िया की दुआ मिलेगी तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर जैसे ही मैंने जेब से अपना पर्स निकाला, वो मेरा पर्स छीनकर तेजी में वहाँ से भाग गई। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले ने सलाखों में बंद एक औरत की तरफ इशारा किया और बोला, क्या यही वो औरत है? उस औरत को देखते ही वो आदमी चौंक गया और बोला, हाँ सर यही है। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, अब अपनी शिकायत लिखवाओ और घर जाओ। वह आदमी बोला, ठीक है, पर सर मेरे पैसे दिलवा दीजिए। इसके जवाब में पुलिस वाले ने कहा, तुम पहले नहीं हो, इसके ऊपर पहले से ही 80 चोरी और धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं, इसलिए तुम पैसे भूल जाओ और घर जाओ। 80 केस सुनकर वह आदमी फिर चौंक गया और बोला, साहब कौन है ये औरत? तब पुलिस वाले ने बताया, ये अंजना बाई है, चोरी करके अपना गुजारा करती है, खुद भी खाती है और दूसरों को भी खिलाती है। अंजना गवित के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड्स में 105 चोरी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। अंजना गवित पुणे से थी। उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। अगर कुछ मौजूद है तो वो है उसका क्राइम रिकॉर्ड। मालूम होता है कि अंजना ने कुल 3 शादियाँ की। उसकी पहली शादी टूट गई, फिर उसने दूसरी शादी की और इस शादी से उसको 2 लड़कियां हुई, रेणुका और सीमा, लेकिन ये दूसरी शादी भी उसकी टूट गई। इसके बाद अंजना ने तीसरी शादी की और इस शादी से भी उसकी एक बेटी हुई। शादियों के साथ साथ पति बदले, घर बदला, कुछ आदतें बदली और कुछ नई आदतें अपनाई गई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था अंजना की चोरी करने की आदत। दुनिया की कई कहानियां हैं जिनमें चोर मजबूरी में चोरी करता है, लेकिन ये औरत चोरी के अलावा कुछ और नहीं करना चाहती थी। अपने साथ साथ अपनी बेटियों रेणुका और सीमा को भी इसने चोरी के काम में लगा दिया। बच्चों पर लोग कम शक करते हैं और छोटी बच्चियों को देखकर क्राइम का ख्याल किसी के मन में नहीं आता। रेणुका और सीमा ने मां के सिखाए हुए हुनर को बड़े चाव से अपना लिया। वक्त बीतता गया और आ गया साल 1990। चोरी को अंजाम देने का काम आजकल मंदिरों में किया जा रहा था। उस दिन भी माँ और उसकी 2 बेटियां कोल्हापुर के एक मंदिर में थी। मंदिर जाते समय अंजना को रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है, आसपास की बस्ती से दूर। तितलियों के पीछे भागते हुए वह शायद घर से दूर आ गया था और शायद इंतजार कर रहा था कि उसकी माँ उसे देखे और वहाँ से घर ले जाए। बच्चे की उम्र लगभग 2 से 2.5 साल के बीच थी। अंजना ने बच्चे को देखा और बिना ज्यादा सोचे समझे उसे उठा लिया और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में कीर्तन चल रहा था। इस बीच अंजना बच्चे को उठाए हुए लोगों की जेबें साफ करने का मौका ढूंढ रही थी। वहाँ मौजूद एक आदमी ने उसकी चोरी पकड़ ली और फिर लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे पहले भी मंदिर में देखा था और वो जब जब मंदिर में दिखती थी उस दिन किसी का सामान जरूर चोरी होता था। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। अंजना पकड़ी गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो सुनने के लिए शायद हम में से किसी का दिल मजबूत ना हो। चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद अंजना ने जिस बच्चे को गोद में उठाया था उस बच्चे को बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन से टकराते ही उस बच्चे के सर से खून आने लगा। 2 साल के बच्चे के खून ने भीड़ का ध्यान भटका दिया। फिर अंजना ने रोते रोते ड्रामा शुरू कर दिया। वह कहने लगी, ये उसका बच्चा है और वो चोर नहीं है, बस इसके लिए ये सब करना पड़ता है। लोगों के मन में अंजना के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। एक माँ जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए
अपने बच्चे को चोट पहुंचा सकती है, वो यकीनन चोर नहीं हो सकती। ऐसा वहां मौजूद सभी लोग सोच रहे थे। शायद कोई और भी उस जगह पर होता तो यही सोचता। सभी को यही लगा कि परेशान औरत है, गरीब है और कई दिनों से शायद इसने खाना नहीं खाया है। बच्चे का पेट भरने के लिए अगर ये चोरी भी कर रही थी तो इसे माफ कर देना चाहिए। वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ ने भी ऐसा ही सोचा। इसके बाद अंजना बाई की दोनों बेटियां सीमा और रेणुका भी वहाँ आ गई और माँ के साथ खूब जोर जोर से रोने लगी। आखिर में उन्हें बिना किसी सवाल के कुछ पैसे देकर जाने दिया गया। अंजना और उसकी दोनों बेटियां मंदिर से चली गई, लेकिन शैतान अभी शांत नहीं हुआ था। मंदिर से निकलकर 2 गलियां पार करने के बाद माँ और बेटियां एक सुनसान जगह पर रुक गई। वह बच्चा जो गोद में था वह खून बहने की वजह से काफी देर से दर्द में तड़प रहा था, रो रहा था। शायद वह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। बच्चे की चीखें रुक नहीं रही थी। अंजना और उसकी बेटियां उसे चुप नहीं करवा पा रही थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाने का ख्याल तो शायद उन्हें आया ही नहीं था। बच्चे की चीखें अब उन तीनों को तंग करने लगी थी। बच्चे की रोने की आवाज़ से इरिटेट होकर सीमा और रेणुका ने उसे टांगों से उठाया और फिर उसका सर एक बिजली के खंभे पर दे मारा और फिर बार बार मारा, लगातार मारा। बीच में रुककर उन्होंने देखा कि अब बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। अपने मन की तसल्ली के लिए रेणुका ने बच्चे को टांगों के सहारे झुलाकर बच्चे का सर पिलर पर एक बार और पटका और फिर वहीं पास की एक नहर में उसे फेंक दिया। शैतान अब जाकर शांत हुआ। उस दिन रात में माँ और बेटियां आपस में बातचीत कर रही थी कि उस बच्चे ने जान बचा ली आज, वरना वो लोग तो आई को पीट पीट कर ख़त्म कर देते। वैसे बच्चा रोता नहीं तो रख लेते उसे अपनी टोली में, अंजना ने बोला। फिर यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आता है, अब से यही करना है। वो आगे कहती हैं, ये गरीब बच्चे अपने माँ बाप पर बोझ हैं, इसलिए तो सड़कों पर पलते हैं। ये बच्चे उनके माँ बाप के किसी काम के नहीं होते, पर हमारे काम जरूर आ सकते हैं। हमें इतना छोटा बच्चा चाहिए जो कम उम्र का हो और अपना नाम ना बता सके। इसके बाद छोटे बच्चों को किडनैप करके अपने साथ लेकर चलने का फॉर्मूला इन माँ और बेटियों ने अपने धंधे का वसूल बना दिया। अब बच्चों को अलग अलग ठिकानों से उठाया जा रहा था, कभी बाजार से, कभी मंदिर के बाहर और कभी हॉस्पिटल से। जो बच्चे चुप रहते थे, कम रोते थे, वो बच जाते थे, लेकिन जो शोर मचाते और रोते थे उन्हें माँ और उसकी बेटियां मार डालती थी। रिपोर्ट्स बताती है कि 1991 में एक 9 महीने के बच्चे को मारा गया। 9 महीने के बच्चे को चोरी का काम करने के लिए उठाया गया। बच्चे की मासूमियत का इस्तेमाल करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उस बच्चे को मारकर फेंक दिया गया। इस बार बच्चे का मुंह पानी में डालकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए। धीरे धीरे पानी में ऊपर की तरफ आते बुलबुले बंद हो गए, जिसका मतलब था बच्चे में अब जान नहीं बची। एक और केस सामने आता है। एक छोटी सी बच्ची थी भावना, उम्र सिर्फ 10 महीने। चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर लौटते वक्त वो छोटी सी बच्ची रो रही थी, अपनी माँ को याद करके, या भूख से या पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की रोए जा रही थी। इन तीनों को गुस्सा आया और भावना को उठाकर इन्होंने जमीन पर पटका, पैरों से पकड़कर सर जमीन पर मारा, लगातार और लगातार मारते रहे बेहिसाब। और फिर जब भावना के अंदर जान बाकी नहीं रही तो इन्होंने उसे अपने पास रखे एक प्लास्टिक के बैग में डाल दिया। उस छोटी सी 10 महीने की बच्ची की लाश एक प्लास्टिक की थैली में थी। वहाँ से ये तीनों निकले और कोल्हापुर के एक छोटे से सिनेमा हॉल पर इनकी नज़र गई। फिल्म देखने को इन तीनों का मन हुआ और तीनों सिनेमा हॉल में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखने लगी। सीट के नीचे पैरों के पास एक प्लास्टिक की थैली में नन्ही सी भावना की लाश रखी हुई थी। फिल्म खत्म हुई और ये तीनों टॉयलेट की तरफ जाते हैं और जब ये तीनों बाहर आते हैं तो वो प्लास्टिक का बैग उनके पास नहीं होता। भावना की लाश को टॉयलेट में छोड़कर ये तीनों अपने घर लौट आते हैं। सफाई कर्मचारी जब उस लाश को देखता है फिर पुलिस को बुलाता है। फिर एक बंटी नाम के बच्चे को उठाया, एक स्वीटी नाम की बच्ची को उठाया, कभी राहुल, कभी मुन्नी, कभी कोई लड़का, कभी कोई लड़की, कभी गुड्डू नाम था, कभी गुड़िया। इन वारदातों का कोई अंत नहीं हो रहा था। कभी कोल्हापुर, कभी नासिक, कभी पुणे, कभी मुंबई, कभी थाने, ये वारदातें हो रही थी, लेकिन इन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने वाला या अखबार में छापने वाला कोई नहीं था। कभी कभी पुलिस की फाइल में नोट कर लिया जाता और मिसिंग केस बताकर इन फाइलों पर धूल चढ़ती रहती थी। गरीब घर के बच्चे, स्लम में रहने वाले बच्चे, न कोई पक्का ठिकाना होता है और ना ही इतने साधन। अगर एक बच्चे की तलाश में निकल जाएं तो पूरे घर को खाना कहाँ से खिलाएंगे। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 से 1996 तक करीब 42 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, लेकिन 1996 में
मुंबई में एक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अंजना और उसकी बेटियां पकड़ी गई। एक बार फिर उन्होंने वही ड्रामा किया। बचने के लिए बच्चे को सड़क पर पटका गया। लोगों का ध्यान बट गया और भीड़ ने दरियादिली दिखाते हुए उस औरत और उसकी दोनों बेटियों को जाने दिया ताकि वे अपने घायल बच्चे का इलाज करवा सकें। थोड़ी आगे जाकर अंजना ने उस 16 महीने के बच्चे का सर फुटपाथ पर पटक पटक कर उस बच्चे की जान ले ली और बच्चे की लाश को फुटपाथ के पास ही झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस की टीम ने जब लाश को देखा तो उन्हें एक बात की हैरानी हुई कि बच्चे के साथ ऐसा सलूक कौन कर सकता है। लेकिन आसपास के आई विटनेसेस ने 3 औरतों की बात कही। बहुत कोशिशों के बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने ही अपना मुंह नहीं खोला। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस इन्हें ज्यादा दिन हिरासत में रख नहीं पाई। लेकिन फिर जब रेणुका के पति किरण शिंदे को पुलिस ने उठाया और उससे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने तीनों की सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। रिपोर्ट्स बताती है कि एक दफा किरण शिंदे ने अंजना की मदद की थी एक बॉडी को डिस्पोज करने में, लेकिन फिर किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया और उसने केस के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस ने 42 केस में इन्हें दोषी माना और करीब 13 से 17 केस फाइल किए। कोर्ट में ये केस आया और कई सबूत और चश्मदीद गवाह पेश किए गए। फिर जब फैसला आया तो कोर्ट ने इन तीनों को 17 किडनैपिंग और 13 मर्डर्स के केस में मुकदमा चलाया। जांच के दौरान एक और सच सामने आया। सीमा गवित ने अंजना गवित की तीसरी शादी से हुई बेटी क्रांति गवित को किडनैप करके उसका खून किया था। यानी ये लोग सिर्फ अपनी मां की वजह से नहीं, आपसी दुश्मनी में भी खून कर रही थी। बदले की भावना दिल में और सर पर खून का सवार हो जाना क्रिमिनल वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी निशानी होती है। 2001 में जून का महीना था और तारीख थी 29। अंजना गवित, सीमा गवित और रेणुका गवित को सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की खबर सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया, लेकिन 5 साल बाद 21 अगस्त 2016 को डेथ पेनल्टी के वर्डिक्ट को रिटेन किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वर्डिक्ट को मेंटेन किया और 2001 में की गई प्रेसिडेंट मर्सी पेटिशन को भी रिजेक्ट किया गया। लेकिन इस केस में ट्विस्ट और टर्न की कोई कमी नहीं थी। 1996 में अरेस्ट होने के बाद 1998 में अंजना गवित की मौत हो गई थी। जेल में उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया था और दोनों बहनों ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने तिल तिल करके मरते हुए देखा। दोनों बहनों की चालाकी जेल में रहकर भी कायम रही। मौत को खेल समझने वाले अब अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहे हैं। रेणुका और सीमा ने वकीलों का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में मर्सी पेटिशन सबमिट की। पेटिशन में कहा गया कि वो 7-8 साल से फांसी के फंदे के डर के साये में जी रही हैं। मौत का डर मौत से ज्यादा डरावना होता है। न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्टेट सरकार की आंतरिक देरी के कारण रेणुका और सीमा की डेथ पेनल्टी को इन्वोक करने की नौबत आई। 1996 में सीनियर पुलिस अधिकारी मंडलेश्वर माधव काले की जांच ने ना जाने कितनी बच्चों की जान बचाई। पुलिस टीम को हम सल्यूट करते हैं इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और सलाखों के पीछे डालने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को बिना सोचे समझे ये लोग मारते रहें, बच्चों के चेहरे शायद जेल में इन्हें रातों में डराते रहें। जितने भी जिनका जीवन बचा है उसमें इन्हें अपने किए की सजा हर दिन मिलती रहे। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इसका आनंद लिया होगा। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह सके। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी कहानियों को जीवित रखेगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ में अनफोल्डिंग टेल्स का आनंद उठाइए।